Hello friends, this is Rithu Bansotra and welcome to Complete Course Destination. So, हमारे कैंडिडेट्स जितने भी एपीएस के हैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इंटरव्यू डेट्स जो हैं पास आ गई हैं। सभी ने अप्लाई कर दिया। कईयों की कोई इंटरव्यू कॉल आई, कईयों को इंटरव्यू कॉल नहीं आई, कईयों का ओएसटी क्लियर है, कईयों का ओएसटी क्लियर नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा कि कैंडिडेट्स हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू से ज़्यादा फोकस करते हैं इधर उधर की बातों पे, जिससे कि वो अपनी इंटरव्यू कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। और जब सिलेक्शन की बारी आती है तो फिर वो ब्लेम कर देते हैं एपीएस को कि एपीएस जो है आर्मी वाइफ्स को फेवर कर रहा है, एपीएस हमें पागल बना रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हर चीज़ को छोड़कर फोकस कीजिए अपनी इंटरव्यू पर, अपनी नॉलेज पर। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम बात नहीं करते एपीएस की, हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी एक बेसिक कंपनी, किसी भी एक बेसिक स्कूल के अंदर आप जा रहे हैं। देखिए वहाँ पर आपकी सिलेक्शन कब होगी। कई एपीएस में इवन ये पूछा जाता है, व्हाई शुड वी हायर यू। आप में ऐसा क्या खास है कि आपको हायर किया जाए। देखो एक जगह पर 10 वैकेंसी है मान लीजिए, ठीक है। अब वहाँ पर 100 कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन डाल रहा है और 100 कैंडिडेट्स की इंटरव्यू अगर मान लो हो रही है, चलो 100 भी छोड़ो, 60 कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो है इंटरव्यू हो रही है। अब बताइए उन 60 कैंडिडेट्स में से आपकी सिलेक्शन क्यों होगी। आपकी सिलेक्शन तभी होगी जब आप उन 60 कैंडिडेट्स में से बिल्कुल अलग होंगे, तब आपकी जो है सिलेक्शन होगी। जब उन 60 कैंडिडेट्स में से आप उनसे बेटर होंगे, आप जो है आपकी क्वालिटीज़ उनसे अलग होंगी और आप उन सब में से जो है अलग दिखोगे, तभी जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर बात करते हैं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन कैंडिडेट्स की इंटरव्यूज़ हैं आने वाले टाइम में, वो इधर उधर की बातें सुनकर, यूट्यूब पे एक दूसरे के कमेंट पढ़कर, या फिर टेलीग्राम बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे मैं देख रही हूँ लोग मैसेज कर रहे हैं, एक इंटरव्यू देकर आया यार ये तो टाइम वेस्ट है, मत जाओ यहाँ पर, टाइम वेस्ट करके आओगे। हम वहाँ पर बैठे 5 मिनट इंटरव्यू लिए और उन्होंने हमें भेज दिया। देखो आर्मी के अंदर जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं आर्मी स्कूल के अंदर, वो वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स हैं। आर्मी ऑफिसर्स मतलब कि वो एक अच्छी खासी इंटरव्यू का प्रोसीजर पास कर कर वहाँ पर जो ऑफिसर बने हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है लाइफ का। वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आपके चलने के तरीके से आपको वो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। और अगर आपको वो 2 मिनट इंटरव्यू लेकर भेज रहे हैं, बिना कुछ पूछे भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पहले ही जज कर चुके हैं। सो अगर बात करें सिलेक्शन की, तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है आर्मी का, ना ही मैं कोई ऑफिसर वाइफ हूँ, ना ही जब मैं एपीएस में सिलेक्ट हुई थी आई वाज नॉट मैरिड। एंड बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो कि मैरिड नहीं थे, सिविलियंस हैं, रेगुलर के अंदर जो है सिलेक्शन ले रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप रेगुलर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आर्मी वाइफ से ज़्यादा सिविलियंस को प्रेफर किया जाता है और सिविलियंस सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि आर्मी वाइफ्स जो है एक जगह पर रेगुलर नहीं रह सकती, उन्हें मूव होना पड़ता है विद इन 3 ईयर्स 2 ईयर्स, उनके जो हस्बैंड उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई है, हमारी इंटरव्यू इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आर्मी वाइफ्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो अपना जो है आप कॉन्फिडेंस इतना हाई रखिए तो आपकी ही सिलेक्शन होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपकी नॉलेज के बेसिस पे वो आपको रखेंगे, ना कि इस बेसिस पे कि आप आर्मी के हैं कि नहीं हैं। अच्छा चलो अभी बात पर आते हैं। अब पीआरटी के लिए जितने कैंडिडेट्स हमारे इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सिलेबस की बात करें आपकी, देखो एंट्रेंस एग्जाम जब होता है ओएसटी, उसमें सिलेबस आप सबको पता है वेबसाइट पे पड़ा होता है, वेबसाइट से जाकर अपने, क्योंकि सिलेबस पैटर्न चेंज होता रहता है। ओएसटी इस साल कुछ और पैटर्न होगा, अगले साल कुछ और पैटर्न होगा, सिलेबस कुछ चेंज होगा, तो आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप एवस की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सिलेबस डिस्कस करने बैठूंगी तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सेकेंड बात करते हैं इंटरव्यू का सिलेबस। देखो इंटरव्यू का कभी कोई सिलेबस नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सबसे पहले क्या होता है, आपकी इंट्रोडक्शन होती है। पहले सबसे पहले हाँ चलो हमारा सीबीटी होता है और हमारे लैंग्वेज टेस्ट ये वो होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो सब बातें बाद में छोड़ो। आप इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, अगर आप एक पीआरटी कैंडिडेट हो तो आपको इंग्लिश, हिंदी,
मैथ्स, ईवीएस, आपको सारे सब्जेक्ट्स जो अच्छे से आने चाहिए। आप ये नहीं कि आपने बीएससी नॉन मेडिकल कर ली तो आप मैथ ही पढ़ाओगे, आप साइंस ही पढ़ाओगे, ईवीएस ही पढ़ाओगे। आप इंग्लिश के, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड इंग्लिश हिंदी से है तो आप साइंस नहीं पढ़ा सकते, आप ईवीएस नहीं पढ़ा सकते, मैथ्स नहीं। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर रहिए, यही सिलेबस है। आपको वो ईवीएस का भी पूछ सकते हैं, आपको वो इंग्लिश का भी पूछ सकते हैं, आपको वो हिंदी का भी पूछ सकते हैं, आपको वो मैथ्स का भी पूछ सकते हैं। तो पीआरटी के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा चारों तरफ से। 5th क्लास तक की देखो, अगर आप मैथ्स और ईवीएस की बात करें तो 5th क्लास तक के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। हिंदी की बात करें तो उसके जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, व्याकरण जो होती है, इंग्लिश की ग्रामर जो बेसिक होती है, और आपको डेमो थोड़े से प्रिपेयर करने होंगे। बाकी बात करते हैं अगर किसी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो वो हम मॉक इंटरव्यू का ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रिपरेशन चल रही हैं। जिन कैंडिडेट्स को तैयारी करनी है वो वहाँ पर अपनी इनरोलमेंट कर रहे हैं और अपनी जो है क्लासेस जो है बुक कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको क्लासेस बुक करनी है, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप अपनी इंटरव्यू से एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले मॉक इंटरव्यू के ग्रुप में जाकर अपनी डेट्स मेंशन कर दीजिए और आपकी जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। फीस स्ट्रक्चर मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, 2000 रुपीज़ फॉर द 5 क्लासेस, और उससे हमारी जो है इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो है हो जाएगी आपकी। देखो फिर से किसी का यही कमेंट था कि एपीएस से कॉल तो आई है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वहाँ पे आर्मी वाइफ्स को फेवर किया जाता है। तो माय फ्रेंड्स, आर्मी वाइफ्स को फेवर नहीं किया जाता है, उनका एक पर्टिकुलर कोटा होता है, उनकी कुछ सीट्स होती हैं, तो उसी के बेसिस पे उनकी सिलेक्शन होती है। और सिविलियंस की अपनी सीट्स होती हैं, वो सिविलियंस की सीट्स पे वो आर्मी ऑफिसर वाइफ्स की सीट्स को नहीं जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, ये बिना सोचे कि वहाँ पे कोई ऑफिसर वाइफ आ रही है या फिर कोई और आ रहा है। यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन फॉर योर सेल्फ, बिना किसी बात के, झिझक के, किसी स्ट्रेस के। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसी ने पूछे हैं पीजीटी बायोलॉजी के। देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप पीजीटी के लिए इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो आप सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मत जाइए। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने हिसाब से 12th की बुक, सॉरी पीजीटी है 12th की बुक, मैं 12th की बुक में से 5 टॉपिक्स ले लिए मैंने कहा ये टॉपिक्स होट है मेरे लिए, लेकिन ये मेरा माइंडसेट है, ठीक है। अगर आप किसी और टीचर के पास जाएंगे, किसी एक मान लो केवी का प्रिंसिपल आ रहा है वहाँ पर इंटरव्यू लेने आपका, अब उसके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई और होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप 12th के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। 12th के बच्चे मतलब कि आपको रिजल्ट देना है स्कूल को, आर्मी स्कूल का रिजल्ट आपके हाथों में है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आर्मी स्कूल्स के लिए अपना रिजल्ट बहुत मैटर करता है, उनके लिए उनका रिजल्ट उनकी इज्जत का सवाल है। तो आप ये बात सोच लीजिए, अगर आप 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। प्रिंसिपल जो एपीएस का है वो हमेशा आपके ऊपर ही नज़र रखेंगे। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 12th की बायोलॉजी की एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर का डेमो बिल्कुल जो है बिना देखे पता होना चाहिए कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, किस चैप्टर को आप कैसे पढ़ा सकते हो, किस क्रिएटिव वे से पढ़ा सकते हो। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा। अगर आपको कोई यूट्यूब पर या फिर आपको कोई टीचर या फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होते। अगर आप एक 11th-12th इवन टीजीटी पीजीटी, आप टीजीटी पीजीटी कुछ भी बनने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होते। देखिए पीआरटी क्या है, पीआरटी में एक लिमिटेड सिलेबस आ जाता है, ईवीएस का बहुत लिमिटेड सिलेबस है, उसके आगे पूछा ही नहीं जा सकता। अब अगर मैथ्स की बात करो तो एक लिमिटेड सिलेबस है, 5वीं क्लास के बच्चे तक को आप कितना मैथ्स पढ़ा लोगे, है ना। उसके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, इसलिए उसमें से हॉट टॉपिक्स निकल आते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी 12th के टीचर हो, 10th के टीचर हो, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, और आपको पूरा आपकी 12th की जो बुक है उसके हर चैप्टर को आपको इस तरह से पढ़ा, क्रिएटिव वे से पढ़ाना आना चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी खड़ा करके पूछ ले चलो इस चैप्टर को पढ़ाओ, तो आपको पढ़ाना आना चाहिए। और आपको हर पेज का पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लिखा है, किससे क्या लिंक करता है। ये तो पीजीटी टीजीटी के हो गए जो हॉट टॉपिक्स पूछ रहे हैं। तो हॉट टॉपिक्स चीज़ की जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हमारे, अगर आप रेगुलर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे 5 से 6 स्कूल्स के प्रिंसिपल बैठे होते हैं। और आप सोचिए कि वहाँ पर अगर आपके कोई अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी बैठे होते हैं,
तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो वहाँ पर 20-25 साल से पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज किस लेवल की होगी और वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको खुद ही पता होगा कि 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक अगर पकड़ लो आप, तो उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के ऊपर एक डेमो तैयार करके जाओ। देखो, डेमो तैयार करने की टेक्निक भी मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो उस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करके जाइए। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मेल तो आ गया है इंटरव्यू का, मुझे हमें ये बताइए कि फोकस 11th-12th के सब्जेक्ट पर्टिकुलर पे करें या लेसन प्लान पे करिए। देखो, आप एक स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका बेसिक मोटिव क्या है एज अ टीचर? आपका एक मोटिव क्या रहेगा कि आप अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुँचाएं, है ना कि आपका ये मोटिव रहेगा कि मैं अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर लूँ, प्रिंसिपल सर चेक करने आ रहे हैं या फिर टीचर्स ने चेक करना है या एचओडी ने चेक करना है। नहीं, आपका मोटिव क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर लेसन प्लान्स को भी दिमाग से निकाल देना है। लेसन प्लान एक बहुत प्राइमरी छोटी सी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज, आपकी टेक्निक्स, आपकी स्किल्स। आप काम कीजिए, आपकी इंटरव्यू 7 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, किस पर काम करना है आपको? अपनी नॉलेज पर। आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि आपके सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन किसी भी जगह से उठा के पूछ लिया जाए, आपको वो आता हो, ठीक है। और 11th-12th के लिए अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 12th क्लास की बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 10th क्लास की बुक बहुत अच्छी से प्रिपेयर करके जाइए। लेसन प्लान्स देखो आपको तभी कैरी करना होता है जब अगर मान लो स्कूल की तरफ से आपको मेल आई है, मेल के अंदर लिखा गया है कि आपको लेसन प्लान कैरी करना है, तब आप लेसन प्लान कैरी कीजिए। और मैटर नहीं कर रहा आप हार्ड कॉपी कैरी कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी कैरी कर रहे हैं, हाथ से लिख के कैरी कर रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है उसके ऊपर एक डेमो तैयार कर लीजिए, और वो तो आपने जो टॉपिक अपने तरफ से तैयार किया वो तो टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर पैनल ने आपसे पूछ लिया कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हैं, तो आप बोल सकते हैं जी हाँ मैं टॉपिक तैयार करके आया हूँ। और अगर आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर जमाना तो आप बोल सकते हैं मैं टॉपिक तैयार करके आया हूँ, लेकिन आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक दे सकते हैं हमें टीच करवाने के लिए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं जी मैं लेसन प्लान प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं उसके ऊपर जो आपकी डेमो दे सकता हूँ। तो लेसन प्लान इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम फ्रेशर हैं, हमें टेंशन हो रही है कैसा होगा, हमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे। देखिए, फ्रेशर मैटर नहीं करता। जब मैंने एपीएस ज्वाइन किया था मैं भी एक फ्रेशर थी। मेरे बहुत सारे कलीग्स जिन्होंने एपीएस ज्वाइन किया था तब वो फ्रेशर थे। मैंने बीएड के बाद ही एपीएस ज्वाइन कर लिया था, विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो है ज्वाइन कर लिया था। सो मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, मैटर करता है कि आपकी इंटरव्यू कैसी है। कई बार 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले भी रह जाते हैं और फ्रेशर्स भी जो हैं पिक कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। और एपीएस को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज और आपकी टीचिंग स्किल्स। हॉट टॉपिक्स की बात हमारी हो गई है। टीजीटी के लिए 10th क्लास की बुक, पीजीटी के लिए 12th क्लास की बुक, और पीआरटी के लिए अगर किसी को हॉट टॉपिक्स चाहिए, पीआरटी के लिए अगर किसी को हॉट टॉपिक्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, और किसी को चाहिए तो आप मॉक इंटरव्यू का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। हाँ हाँ, और आगे हमारे जो हैं, हाँ, सैलरी की बात बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि देखिए हमें कॉल लेटर तो आ गया, हमारा घर स्कूल से इतनी दूर है, अब हम वहाँ पर पहुँचेंगे अगर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सैलरी क्या है। देखिए, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में सैलरी डिस्कस करी हुई है एपीएस की, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एपीएस की सैलरी अगर आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो तो पीआरटी की 43 प्लस होती है, टीजीटी की 46 प्लस और पीजीटी की 48 प्लस होती है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो तो इसी सैलरी के अंदर एचआरए ऐड हो जाता है। एचआरए हर सिटी पे डिपेंड करता है कैसी सिटी है, बड़ी सिटी है तो ज़्यादा हो सकता है, छोटी सिटी है तो कम हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं एडहोक की, तो एडहोक हर स्कूल में डिफरेंट होता है। तो अगर एक अच्छे बड़े स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर एडहोक की सैलरी 32 प्लस होती है, 30 प्लस होती है। अगर मीडियम स्कूल में जा रहे हो छोटे में, तो उसमें 22 प्लस भी हो सकती है, 28 प्लस भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है हर एक अलग स्कूल के ऊपर। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर की सैलरीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, 43, 46, 48, उससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। हाँ,
और कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ वो क्या ये रेजिडेंशियल है। देखो कुछ एपीएस रेजिडेंशियल होते हैं जो बच्चों के लिए भी रेजिडेंशियल होते हैं, लेकिन ऐसे एपीएस जहाँ पर बच्चे रेजिडेंशियल नहीं हैं तो वो एपीएस रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूल आपको एचआरए प्रोवाइड कर देता है कि आप बाहर क्वार्टर ले सकते हो, उसके लिए आपको वो पे कर रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल और एडहॉक बेसिस पे स्कूल पे नहीं करता है, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे ही स्कूल एचआरए प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपको एपीएस के इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना है, लेसन प्लान्स के ऊपर कम फोकस करना है, अपनी जो वो होते हैं टीचिंग एड्स के ऊपर कम फोकस करना है कि रूम के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल है उसी से टीच करवा सको। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी खुद की बुक्स हैं। जो 12th क्लास की बुक उठा लो सीबीएसई की, यहाँ से टीजीटी के लिए 10th की उठा लो, और पीआरटी के लिए हॉट टॉपिक्स कुछ हैं तो वो हमारे बहुत लिमिटेड रहते हैं। जब आपको मेंशन किया जाए तभी लेसन प्लान लेकर जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पीआरटी के लिए देखो आपको कोई ये नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से लेसन प्लान बनाएंगे। पीआरटी के लिए आपको हर चीज़ से हर सब्जेक्ट से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस एंड मैथ्स। सो दिस इज आवर कंप्लीट सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है बायो में होगा। और अगर किसी को मॉक इंटरव्यूज़ ज्वाइन करनी है तो वो व्हाट्सएप मॉक इंटरव्यू का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। मुझे टेक्स्ट कर सकता है 6284308522 के ऊपर, और वो मॉक इंटरव्यू के ग्रुप को ज्वाइन करके अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।